बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है जी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के 5th चैप्टर का वायरस, जिसको हम आज स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं जी वायरस होता क्या है, इसकी डिफाइन क्या है और उसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ड वायरस जो इनिशियली इसके बारे में जो कॉन्सेप्ट था, ये जहर से मुताल्लिक या डेथ, इस चीज को समझा जाता है। इसको हमारे पास मतलब जिस भी चीज पर शख्स पर कोई अटैक होता वायरस का, तो वो लोग समझते थे इस पर जहर ने अटैक कर दिया या इस पर किसी मौत ने हमला कर दिया है। सो वर्ड वायरस जनरली रिफर टू पॉइजन और डेथ। सो इनिशियली इसको मौत या जहर के साथ तशबीह दिया जाता था, डेथ के साथ या किसी पॉइजन के साथ। उसके बाद फिर रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों के अंदर मॉडिफिकेशंस आती गई, वैसे वैसे वायरस के कॉन्सेप्ट में भी मॉडिफिकेशन आती गई। फिर इसको ऐसे पार्टिकल समझा जाने लगा कि ये जो न्यूक्लिक एसिड के, इसको न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल समझा जाने लगा जो कि प्रोटीन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, यानी जिनके ऊपर प्रोटीन कोट होता है। ये पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इस तरह से फर्ज कर लें, इस तरह पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिमिलर, इनकी शेप डिफरेंट हो सकती है, जिनके ऊपर इस तरह प्रोटीन कोट हो। सो इसकी शेप और मुख्तलिफ हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, ये ऊपर प्रोटीन कोट आ गया, अंदर ये वायरस पड़ा है, इस तरह से कि इसको न्यूक्लिक एसिड के ऐसे पार्टिकल्स जिनके ऊपर प्रोटीन कोट हो, यानी कोटेड विद प्रोटीन, पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड कोटेड विद प्रोटीन समझा जाने लगा। उसके बाद मजीद इसके अंदर मॉडिफिकेशंस आती गई। सो बाद में इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट आया कि जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट, याद रखें, जो भी थे वो निगलेक्ट नहीं किए गए कि जी पहले वायरस के बारे में जो कॉन्सेप्ट था वो गलत था और अब ये है, ऐसा नहीं था। बल्कि पहले वाले कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस की जाने लगी, यानी उनके अंदर कुछ तब्दीलियां, जो पहला था उसके अंदर मजीद इजाफा कि ना सिर्फ ये डेथ या पॉइजन के साथ रिलेटेड होता है, बल्कि ये न्यूक्लिक एसिड के ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो प्रोटीन के अंदर इनक्लोज्ड होते हैं, प्रोटीन कोट में। उसके बाद इसमें मजीद इजाफा यह किया गया कि ये रिप्लिकेट इन लिविंग सेल्स, यानी लिविंग सेल्स के अंदर ये अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। रिप्लिकेट का मतलब होता है प्रिपरेशन ऑफ कॉपीज, यानी अपनी कॉपीज तैयार कराना, डुप्लीकेशन, अपने डुप्लीकेट बनाना। एंड में कॉज डिजीज, तो ये लिविंग सेल के अंदर रिप्लिकेट होते हैं, यानी अपनी कॉपीज तैयार करते हैं, अपनी तादाद बढ़ाते हैं और उनमें बीमारियां फैलाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पॉइजन के साथ या डेथ के साथ रिलेट किया गया। उसके बाद इसके अंदर मजीद मॉडिफिकेशन ये की गई कि ये न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल्स होते हैं जो कि प्रोटीन कोट में इनक्लोज्ड होते हैं। तीसरे नंबर पर यह बताया गया कि ये रिप्लिकेट होते हैं इन लिविंग सेल्स एंड मे कॉज डिजीज, और उस लिविंग सेल्स के अंदर ये क्या करते हैं, रिप्लिकेट होकर उसी में बीमारियां फैलाते हैं। कौन सी? मिसाल के तौर पर इन्फ्लुएंजा हो गया, हेपेटाइटिस, एड्स एंड स्मॉल पॉक्स। इन्फ्लुएंजा नजले वगैरह को कहते हैं, हेपेटाइटिस यरकान वगैरह हो गया, एड्स ये बीमारी है और ये बहुत खतरनाक बीमारी है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के ऊपर हम आगे हमारा लेक्चर भी इसके ऊपर ऑलरेडी दे चुके हैं। उसके बाद आ गया स्मॉल पॉक्स, ये बॉडी के ऊपर जो छोटी छोटी फिंसियां बन जाती हैं पीप से भरी, उनके बारे में कि ये इस तरह की लिविंग सेल के अंदर रिप्लिकेट होकर उसमें बीमारियां फैलाते हैं, ये बीमारियां। उसके बाद ये ऊपर जितनी भी इसके कॉन्सेप्ट आए, इनको यकजा किया गया, इनको सारों को मिलाकर एक प्रॉपर डिफाइन बनाई गई, जो कि ये थी कि लिटरली वायरस डेवलप्ड फ्रॉम विनोम। वायरस एक वर्ड विनोम से निकला है, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड, और ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। वायरस डिराइव फ्रॉम द वर्ड विनोम, ये ग्रीक वर्ड विनोम से निकला है और विनोम के मानी होते हैं पॉइजनस फ्लूइड। वायरस का वर्ड विनोम से निकला, विनोम के मानी होते हैं पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला लिक्विड, जहरीला मादा। सो इसकी डिफाइन ये बनी इन तमाम पॉइंट्स को मिला करके, नॉन सेलुलर फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड जो जिसका कोई सेल नहीं होता, यानी कोई एक फ्लूइड है, इसको हम वायरस को एक सेल नहीं कह सकते, ये सेलुलर बॉडीज नहीं है वायरस। नॉन सेलुलर फ्लूइड विच कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए, फ्लूइड के सॉरी स्पेलिंग गलत हुए यहाँ पे, सो फ्लूइड
नॉन सेलुलर फ्लूइड विच कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए, यानी ये आरएनए पर भी मुश्तमिल हो सकता है, डीएनए पर। आरएनए वायरस भी हो सकता है, डीएनए वायरस भी हो सकता है। आरएनए से मुराद ऐसा वायरस जिसके अंदर आरएनए, और डीएनए से मुराद ऐसा जिसके अंदर डीएनए हो। नॉर्मली इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट। तो नॉन सेलुलर फ्लूइड ऐसा फ्लूइड जो कोई सेल पर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि उसके अंदर आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, और वो प्रोटीन कोट के अंदर इनक्लोज्ड होता है, उसको कहते हैं हम वायरस। सो ये जितना भी हमने यहां तक ये डिफाइन बनाई है, ये ऊपर वाले तमाम कॉन्सेप्ट्स को हमने इकट्ठा कर दिया है। पॉइजनस फ्लूइड का भी जिक्र आ गया, नॉन सेलुलर एंटिटीज का भी जिक्र आ गया, और उसके बाद आरएनए और डीएनए के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। ये एक नई बात थी कि इसके अंदर ये भी इजाफा किया गया कि ये आरएनए और डीएनए पर भी मुश्तमिल हो सकते हैं। उसके बाद नॉर्मली इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोड, तो ये जो हमारे पास सेकंड कॉन्सेप्ट था कि ये न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल्स होते हैं और ये प्रोटीन कोड के अंदर इनक्लोज होते हैं। इधर हकीकत न्यूक्लिक एसिड के पार्टिकल यही आरएनए और डीएनए वाली बात है। यहाँ पे ये कोई नहीं बल्कि ये यहाँ पर ऑलरेडी उसने बता दिया। न्यूक्लिक एसिड दर हकीकत न्यूक्लिक एसिड की दो टाइप्स होती हैं, आरएनए और डीएनए, और यही चीज के बारे में बता रहा है कि अगर आरएनए हो चाहे डीएनए वायरस हो, वो प्रोटीन कोड के अंदर इनक्लोज होता है। सो यहाँ तक तो था हमारे पास ये वायरस का कॉन्सेप्ट कि वायरस है क्या और इसकी डिफाइन क्या है। तो इसकी डिफाइन वक्त के साथ साथ चेंज होती रही, और यहाँ पे आके इसकी फाइनल डिफाइन यही बनी कि नॉन सेलुलर फ्लूइड विच कंटेन आइदर आरएनए और डीएनए नॉर्मली इनक्लोज्ड इन प्रोटीन कोट इज कॉल्ड वायरस। उसके बाद बायो की एक शाख है जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ वायरसेस का मुतालिया करते हैं, वायरस और इनकी टाइप्स का, तो उसको कहते हैं वायरोलॉजी। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरस। तो बायो की ऐसी शाख जो वायरसेस की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बताए, उसको हम कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी से वायरस से वायरो से मुराद वायरस होता है, वायरो से मुराद वायरस, और लॉजी ग्रीक वर्ड लोगोस से निकला है। लोगोस ग्रीक वर्ड लोगोस से निकला है, और लोगोस के मानी होते हैं स्टडी। सो स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। तो बायो की ऐसी शाख जिसमें वायरस इसको स्टडी किया जाए उसको वायरोलॉजी कहते हैं। सो नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरस की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये बहुत छोटे इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं। इन्फेक्शियस कहते हैं डिजीज काजिंग को। इन्फेक्शियस के मानी होते हैं डिजीज काजिंग, DIS, डिजीज काजिंग यानी बीमारी फैलाने वाले। इन एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट, ये बहुत छोटे बीमारियां फैलाने वाले एजेंट्स होते हैं। एजेंट फैक्टर्स अनासिर को कहते हैं बेसिकली। ओनली सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इनकी एक खासियत यह है कि इनको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देखा जा सकता है। इतने छोटे होते हैं कि इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा नहीं देखा जा सकता। दूसरा इनका थर्ड पॉइंट पर है जी इनका साइज। वायरस इसका साइज क्या होता है, तो इनका साइज जो होता है हमारे पास डिफरेंट होता है। 250 नैनोमीटर ये है पॉक्स वायरस का साइज। पॉक्स वायरस, पॉक्स वायरस, पॉक्स वायरस का साइज जो होता है वो 250 नैनोमीटर होता है, जबकि पार्वो वायरस का जो साइज होता है वो होता है जी पार्वो वायरस, इसका जो साइज होता है ये होता है 20 नैनोमीटर। रेंज इन साइज फ्रॉम 250 नैनोमीटर फॉर पॉक्स वायरस एंड 20 नैनोमीटर फॉर पार्वो वायरस। पार्वो वायरस के लिए इसका साइज होता है 20 नैनोमीटर, जबकि पॉक्स वायरस के लिए होता है 250 नैनोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये MCQs का पॉइंट कि पॉक्स वायरस का साइज क्या होता है और पार्वो का क्या होता है। उसके बाद है बैक्टीरिया के साथ इनका कंपैरिजन। तो बैक्टीरिया से ये 10 से 1000 गुना छोटे होते हैं, यानी बैक्टीरिया इनसे बड़ा दर्जा है, बैक्टीरिया इनसे बहुत बड़े होते हैं, जबकि जो वायरसेस होते हैं ये बैक्टीरिया से 10 से 1000 10 to 1000 टाइम 10 to 1000 टाइम 10 से लेकर 1000 गुना तक ये बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। कैन पास थ्रू पोर्स ऑफ फिल्टर बट बैक्टीरिया कांट पास। तो इनकी एक खासियत ये भी है कि ऐसे फिल्टर पेपर जिनसे बैक्टीरिया पास आउट नहीं हो सकते उनसे वायरस पास आउट हो जाते हैं। वायरसेस उन फिल्टर्स पेपर से भी गुजर जाते हैं, फिल्टर्स से भी गुजर जाते हैं जिनसे बैक्टीरिया नहीं गुजर सकते। और नेक्स्ट इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि रिप्रोड्यूस इन एनिमल सेल्स, जो हमने पीछे पढ़ा था रिप्रोड्यूस से मुराद रिप्लिकेट, रिप्लिकेट हमने पीछे पढ़ा था पॉइंट रिप्लिकेट इन लिविंग सेल्स। तो ये लिविंग सेल, वो लिविंग एनिमल सेल
प्लांट सेल या कोई और माइक्रो ऑर्गेनाइज्म भी हो सकता है। माइक्रो ऑर्गेनाइज्म से मुराद कोई बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकता है, क्योंकि बैक्टीरिया बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से ये बहुत छोटे होते हैं, बैक्टीरिया इनसे बड़े हैं, ये उनके अंदर भी रिप्लिकेट हो सकते हैं। रिप्रोड्यूस इन एनिमल, प्लांट सेल और माइक्रो ऑर्गेनाइज्म यानी बैक्टीरिया वगैरह, ये किसी एनिमल सेल, प्लांट सेल, माइक्रो ऑर्गेनाइज्म में रिप्लिकेट हो सकते हैं, रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, अपनी तादाद बढ़ा सकते हैं। किसके जरिए? बाय द प्रोसेस ऑफ रिप्लिकेशन, जो कि मैंने ऑलरेडी ऊपर बता दिया। इसी वजह से इनको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं। वायरस, इसको बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। व्हाई वायरसेस आर आल्सो कॉल्ड एज ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स? बिकॉज दे कैन रिप्रोड्यूस इन एनिमल सेल, प्लांट सेल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय रिप्लिकेशन प्रोसेस। क्योंकि ये एनिमल सेल, प्लांट सेल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म में रिप्लिकेशन प्रोसेस के जरिए रिप्रोड्यूस होते हैं, इसलिए इन्हें ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी। वायरस, इसके अंदर किसी किस्म की कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। कैसी मेटाबॉलिक मशीनरी? टू सिंथेसाइज देयर ओन न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन। इनका अपना आरएनए, डीएनए या प्रोटीन बनाने के लिए कोई इनमें मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। तो फिर ये कैसे इनमें आरएनए, डीएनए और प्रोटीन आता है? क्योंकि हमने पीछे तो पढ़ा है इसके अंदर कि वायरसेस जो होता है ये आरएनए या डीएनए यानी ऐसा नॉन सेलुलर फ्लूइड जो आरएनए और डीएनए पर मुश्तमिल हो सकता है, और वो प्रोटीन कोट के अंदर इनक्लोज्ड होता है आरएनए और डीएनए। तो फिर ये डीएनए और आरएनए कैसे आया? तो जब ये फ्लूइड किसी होस्ट के ऊपर अटैक करता है, तो इस अपने अंदर आरएनए या डीएनए या प्रोटीन पैदा कराने के लिए उसी होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूटिलाइज करता है ये, जिसके ऊपर ये अटैक करता है। सो इसकी कोई अपना न्यूक्लिक एसिड यानी आरएनए, डीएनए और प्रोटीन बनाने के लिए इसके पास कोई अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, बल्कि ये होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज करता है। नेक्स्ट पॉइंट है काज डिजीज इन होस्ट सेल। होस्ट सेल से मुराद वो सेल जिसके ऊपर ये सरवाइव करता है, उसी के अंदर ही ये बीमारियां पैदा करता है। यानी कोई भी लिविंग सेल, वो प्लांट सेल भी हो सकता है, कोई एनिमल सेल भी हो सकता है, उनके अंदर ये बीमारियां पैदा करता है। रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स, यानी रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स से मुराद ये है कि ये वायरस इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं और इनके अंदर अपना डिफेंड करने की इतनी ज्यादा सलाहियत होती है कि बहुत पावरफुल एंटीबायोटिक्स भी इनको खत्म नहीं कर पाती। मिसाल के तौर पर पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये इनको खत्म नहीं कर पाती। ये इनके खिलाफ मुदाफियत, अपना दिफा करने की सलाहियत रखते हैं वायरसेस, तो इनके खिलाफ ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। तो इस केस में जब वायरस का कोई भी बात आए या वायरस अटैक हो, तो उस सूरत में फिर वैक्सीनेशन कराई जाती है, यानी वायरस को डिके कराने के लिए फिर वैक्सीन यूज की जाती है, ना कि एंटीबायोटिक्स। अगर बैक्टीरियल अटैक हो तब एंटीबायोटिक्स बहुत यूजफुल साबित हो सकते हैं, अदरवाइज वायरस के केस में ये इतना ज्यादा यूजफुल साबित नहीं होती, वहां पर वैक्सीन हम यूज करते हैं। सो आज का लेक्चर इतना ही। अगर वीडियो आपको समझ आई है, अच्छी लगी है, तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।